हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फ्री फॉल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। ग्रेविटी हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि फ्री फॉल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। उसके बाद आज हम क्या करने वाले हैं, आज कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो उन्हीं न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पर आज सॉल्व करने वाले हैं, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। और एग्जांपल नंबर 10.2 को हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 10.2 बेसिकली क्या है। हाँ, तो हमने 10.2 एग्जांपल को देखा था लास्ट लेक्चर में। उसमें हमने देखा था कि कुछ जो कार थी 10.2, हाँ यहाँ पर जो कार थी a = हमने सबसे पहले तो वेलोसिटीज वगैरह निकाली थी। तो समय हमारा टाइम कितना है, तो 0.5 सेकंड। ठीक है, तो इसमें हमने सारी चीजें जो भी औसत चाल हो गई, तय की गई दूरी जो भी थी, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी। तो इस तरीके से 10.2 वाला न्यूमेरिकल है, वो आपको समझ में आ गया होगा। हम 10.3 वाले न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर 10.2 में आपको कोई भी डाउट आ रहा है या फिर मैंने ना बताया हो, ऐसा कुछ हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर देना। मुझे थोड़ा सा स्लिप हो गया माइंड से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 10.2 न्यूमेरिकल मैंने करवा दिया था। ठीक है, तो एक बार अगर नहीं करवाया हो तो आप लोग मुझे बता देना। अभी जो हम करने वाले हैं वो 10.3 है। न्यूमेरिकल नंबर 10.3 हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से मास और वेट को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 10.3 वाला न्यूमेरिकल जो है उसमें दिया हुआ है, अब मैं पढ़ता हूँ न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू द हाइट ऑफ 10 मीटर। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं और वो कहां तक जाता है, 10 मीटर। 10 मीटर तक की हाइट को वो क्या करता है, वहां पर कवर करता है। ठीक है, कैलकुलेट, फर्स्ट चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है वो क्या है, द वेलोसिटी विद व्हिच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। ऐसी वेलोसिटी जिससे हमने उसको ऊपर फेंका था वो, और द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसने कितना टाइम लिया। ठीक है, तो ये वाला न्यूमेरिकल भी हमने पहले कर लिया था। इसको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, किसी को इसमें डाउट भी आया था, तो एक बार मैं इसको वापस से थोड़ा सा सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो न्यूमेरिकल में उसने बोला क्या है। सबसे पहले उसने बोला है कि एक ऑब्जेक्ट को आपने 10 मीटर ऊपर की तरफ क्या किया है, थ्रो किया है। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया s = क्या हो गया, 10 मीटर। ठीक है, s डायरेक्टली क्या हो जाएगा वहां पर, 10 मीटर। आगे बढ़ते हैं, तो उसने बोला है कि वहां पर, अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर फेंकोगे, जैसे इस मार्कर को अगर मैं ऊपर फेंकता हूं, तो एक पॉइंट आएगा, वहां पर जाकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। क्योंकि अगर मैं किसी बॉल को ऊपर फेंकता हूं, तो सबसे ऊपर जाने के बाद, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद उस पर क्या लगती है, ग्रेविटी लगती है। तो इसी तरीके से वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। इसलिए मैं v यहां पर क्या लिख देता हूं, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। अगला क्या है, एक्सेलरेशन। तो अब एक्सेलरेशन यहां पर किसका लगेगा, ग्रेविटी का। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू कितना लगेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब g की जो वैल्यू है, स्मॉल g की, वो कितनी लगेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट एक्सेलरेशन यहां पर कितना हो जाएगा, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों मैं माइनस बोल रहा हूं, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन क्या है, जब मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो वहां पर ग्रेविटी तो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, जबकि ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ क्या कर रही है, पुश कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मेरा फोर्स जो हो गया वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन के अगेंस्ट हो गया, इसलिए हमने एक्सेलरेशन को यहाँ पर क्या लिया है, नेगेटिव लिया है, मतलब माइनस में लिया है। तो हमें a की वैल्यू पता चल गई क्या है, -9.8। उसके बाद s की वैल्यू हमें पता है और v की वैल्यू पता है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको लास्ट में भी इसको जब सॉल्व करवाया था तब बताया था कि हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने वाले हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है,
v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as v स्क्वायर, तो ये क्या है 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 9.8 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो 10 लग जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को इधर लेकर आओ, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16 1 6 9 2 जा 18 और 19 196 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u स्क्वायर। क्या किया है ध्यान रखना, 98 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है 196 माइनस का 196 इधर लेकर आए तो प्लस का स्क्वायर यहां से हटेगा तो इस पर क्या लगेगा रूट, तो u इक्वल टू 196 रूट में 196 को हम रूट से निकाल सकते हैं क्या, हां निकाल सकते हैं। u इज इक्वल टू 196 को लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 119 को 14 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो u इज इक्वल टू क्या होगा 14 मीटर पर सेकंड। आज समझ में हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, यहाँ पर 14 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। अब आप टाइम आपको निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v u प्लस 80, v की वैल्यू हमें पता है या नहीं, तो v की वैल्यू रख दो 0 क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर v क्या थी 0 थी। u की वैल्यू हमें पता है 14 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू -9.8 मल्टीप्लाई टाइम हमें पता ही नहीं है, यहाँ पर करते हैं तो 0 इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -9.8t, -9.8t इधर लेकर आओ तो 9.8t इज इक्वल टू 14, 9.8 इसके मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 14 अपॉन में 9.8, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 लगेगा, कैंसिल करो 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 9 जा 18 7 7 जा 49 7 2 जा 14, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 अपॉन में 7, ठीक है, कैंसिल करोगे तो 7 1 जा 7 0.3 आ रहा है तो 1.43 7 4 जा 28 और 3, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.43 सेकंड। ऐसा में ये हो गया हमारा टाइम, तो जिसको डाउट था वो उसको आप क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मास एंड वेट, ठीक है, तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो लास्ट मास और वेट की अगर हम बात करें तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या हम पढ़ने वाले हैं मास, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, और सेकंड हम पढ़ने वाले हैं वेट, जिसे हम बोलते हैं भार, ठीक है, वेट या फिर हम इसे क्या बोलते हैं भार। सबसे पहले इसकी नॉर्मल जो भी इसके क्वेश्चन है या फिर नॉर्मल इनकी जो डेफिनेशन है वो हम देखते हैं, रीड करते हैं क्या होता है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट मास होता है वो उसके इनर्शिया से रिलेट करता है, ऐसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। कब पढ़ा था, जब लॉ ऑफ मोशंस मैंने आपको बताया था, तब मैंने बताया था कि इनर्शिया कहीं ना कहीं रिलेट करता है किससे, मास से। हमने यह भी सीखा है कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर किसी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादा होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या फिर बाह्य अंतरिक्ष में हो। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। अब देखो द्रव्यमान के बारे में या फिर मास के बारे में जो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा। आपने कुछ एक पॉइंट सुने होंगे इससे पहले, जैसे कि हमारा जो वेट होता है, हमारा जो वजन होता है वो यहाँ पर मतलब पृथ्वी पर कुछ और होता है, स्पेस में कुछ और होता है, उसके बाद मून पर कुछ और होता है, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान जो हमारा मास होता है वो हर जगह पर सेम होगा,
मतलब मैं चाहे पृथ्वी पर खड़ा हूँ तो भी उतना ही होगा, मैं कहीं और खड़ा रहूँगा, मून पर रहूँगा, अंतरिक्ष में रहूँगा, चंद्रमा पर, कहीं पर भी रहूँगा तो वहाँ पर मेरा द्रव्यमान जो होगा वो एक जैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन जो भार होगा हमारा वो क्या होगा, वहाँ पर बदलता रहेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। भार में इसमें दिया हुआ है कि हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और यह बल वस्तु के द्रव्यमान तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, हमें ज्ञात है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, वेट अ सेकंड मैं बताता हूँ। देखो मैं दोनों चीजों को क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है। मास का मतलब क्या होता है और वेट का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो मास बेसिकली क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कितने चीजों से मिलकर बना हुआ, उन सब के वेट को क्या बोला जाएगा, मास। ठीक है, मास एक्चुअल क्वांटिटी होती है। ठीक है, मास क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट क्वांटिटी है, जबकि वेट क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी है। वेट क्या होता है कि बदलता रहता है। मतलब अगर मैं अर्थ पर हूं तो अर्थ पर ग्रेविटी मतलब कितने फोर्स ऊपर से हमें यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, ये सिंपल वैसा है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को सिंपली अगर रख देते हो तो उसका क्या निकलेगा, वहां पर मास निकलेगा। लेकिन आप उसे और पुश करते हो नीचे की तरफ तो उसका मास क्या होगा, वहां पर बढ़ जाएगा। उसे हम क्या बोलेंगे, वेट। वेट में हमेशा ग्रेविटी भी लगती है। ठीक है, भार में हमेशा गुरुत्वाकर्षण का बल भी लगता है। अब देखो हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ मेरा निकालूंगा तो वो क्या आएगा, मास में आएगा। लेकिन मुझ पर जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है उसके अकॉर्डिंग जो आएगा वो क्या आएगा, मेरा वेट आएगा। इसलिए हम हमेशा अपने आप को क्या करते हैं, वेट करते हैं, वे करते हैं। मतलब क्या है, हम अपना वजन निकाल रहे हैं, अपना भार निकाल रहे हैं। भार में हमेशा आपको याद रखना है कि ग्रेविटी का वहां पर क्या होता है, योगदान। ग्रेविटी भी वहां पर इंक्लूड होगी, गुरुत्वाकर्षण का जो बल होगा वो भी वहां पर क्या होगा, इंक्लूड होगा। ये बिल्कुल वैसा है कि आपने देखा होगा किसी भी वेट मशीन में, कहीं पर भी वजन नापने वाली जो मशीन है उसमें हम सिर्फ अपनी उंगली रखते हैं तो उस पर कुछ और मास आता है, कुछ और वेट आता है। लेकिन हम अपनी उंगली से उसको दबाते हैं, प्रेशराइज करते हैं तो वेट हमारा क्या होता जाता है, वहां पर बढ़ता जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हम यहाँ पर अगर स्टेबल कंडीशन में खड़े होंगे, अब यहाँ पर तो ग्रेविटी का फोर्स लग ही रहा है, हमेशा हम पर लगता ही है। अगर मैं कहीं और जाऊंगा और वहां पर जहां पर ग्रेविटी नहीं है वहां पर अपना वेट निकालूंगा तो उसे मैं क्या बोलूंगा, मास, क्योंकि हम मुझ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। कोई बॉक्स है नॉर्मली, अगर आप इसको वेट करते हो, ठीक है, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के सम को हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु में जितने भी कण प्रेजेंट है, जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उनके जोड़ को हम क्या बोलते हैं, मास। ठीक है, उनके जोड़ को आप क्या बोलोगे, यहाँ पर मास बोलो। ठीक है, ये एक्चुअल डेफिनेशन मास की है कि आप किसी भी वस्तु के अंदर प्रेजेंट जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के जोड़ को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर मास बोलेंगे। ठीक है, लेकिन वेट क्या होगा, वेट उनके सम ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ ही, मतलब मास के साथ ही उनके ऊपर जो ग्रेविटी लग रही है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर वेट बोलेंगे। हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फोर्स इज इक्वल टू बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। F इज इक्वल टू ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, ऊपर से एक्सेलरेशन किसका लग रहा है, ग्रेविटी का, तो M इनटू क्या हो जाएगा, G। एक्सेलरेशन की वजह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, G। फोर्स इज इक्वल टू क्या है, मास इनटू ग्रेविटी, और इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ W, मतलब वेट इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू ग्रेविटी। क्यों वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी होगा, क्योंकि यहाँ पर वेट जो होगा वो हमारा मास पर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन उसके साथ ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है कि अर्थ से कितना फोर्स, कितना ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का कितना बल हमारे ऊपर लग रहा है। तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर मास इनटू ग्रेविटी। क्लियर है इतना? ठीक है, यहाँ पर भी आपको यही कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं कि F इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, उसके बाद F इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी हो जाएगा। ग्रेविटी क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अगर यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस लेते हैं, जैसे कि
वी हैव लर्न दैट द वैल्यू ऑफ g इज कांस्टेंट एट अ गिवन प्लेस। किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस की अगर हम बात करते हैं, किसी एक जगह की बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं अर्थ की बात कर रहा हूं तो अर्थ में ग्रेविटी का जो वो है 9.8 मीटर पर सेकंड, ये क्या है, कांस्टेंट है। मतलब अर्थ पर कभी भी अगर हम कोई चीज निकाल रहे हैं तो वहां पर g की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, वहां पर कांस्टेंट रहेगी। मास कांस्टेंट नहीं है, लेकिन जो ग्रेविटी है वो क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसीलिए W m × g है, g कांस्टेंट है तो मैं कांस्टेंट को हटाकर यहाँ पर लगा सकता हूँ W इज प्रोपोर्शनल टू m। मतलब मास जितना बढ़ेगा वेट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, मास जितना कम होगा वेट उतना ही ज्यादा यहाँ पर क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो इसको आप ध्यान रखना कि मास और वेट में ये एक परफेक्ट रिलेशन को शो करता है कि अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछेगा मास और वेट में, द्रव्यमान और भार में अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछता है, अंतर पूछता है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि मास बेसिकली क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं, ठीक है, जितनी भी चीजों से मिलकर वो बना हुआ है उन सब के जोड़ को हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान बोलेंगे, उसका मास बोलेंगे। वेट क्या होगा, तो मास तो वहां पर नहीं से उस पर जितना फोर्स ग्रेविटी का लग रहा है उसको इंक्लूड कर लेंगे तो वो क्या होगा, वेट। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा वेट जो है वो पृथ्वी पर कुछ और होगा, स्पेस में कुछ और होगा, मून पर कुछ और होगा, ये डिपेंड करता है कि वहां पर कितना फोर्स हमारे ऊपर एक्ट कर रहा है। लेकिन हमारा मास जो है वो यहाँ पर जितना है उतना ही मून पर होगा, उतना ही स्पेस में होगा, या फिर यूनिवर्स में हम कहीं पर भी चले जाएं हमारा जो द्रव्यमान है वो उतना ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिलेशन हमने देखा कि W इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, m। W मतलब वेट, m मतलब यहाँ पर मास। W और m एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में, इसका मतलब कि अगर आप मास को बढ़ाते हो या वेट को बढ़ाते हो तो W इज प्रोपोर्शनल टू m। इसका मतलब ये है कि अगर आप मास को बढ़ाते हो, ठीक है, तो वेट बढ़ेगा। ऐसा समझे, अगर आप मास को बढ़ा रहे हो, द्रव्यमान को बढ़ाओगे तो भार अपने आप बढ़ेगा। अगर आप द्रव्यमान को घटाओगे तो मास भी अगर आप द्रव्यमान को घटाओगे तो भार भी अपने आप क्या होगा, वहां पर घटेगा। ऐसे में ये एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक को बढ़ाओगे तो दूसरा बढ़ेगा, एक को घटाओगे तो दूसरा भी घटेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर इनके बीच में संबंध है। अब आगे हम देखते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। यहाँ पर उसने क्या बोला है, वेट आपको निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का मून पर। तो ये आप एक बार देख लेना, सिंपली वही कैलकुलेशंस दी हुई हैं जो मैंने आपको पहले करवाई थी, ठीक है। जब हमने 9.8 वाली वैल्यू निकाली थी ग्रेविटी की, उस टाइम पर जो कैलकुलेशंस की थी उसी से रिलेटेड कैलकुलेशन यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना। अब यहाँ पर देखते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल्स इसी पर बेस्ड, जैसे कि एग्जांपल नंबर 10.4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 10.4, उदाहरण नंबर 10.4, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ। किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है, 10 kg। ये बहुत सिंपल सा और बहुत समझाने के लिए अच्छा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। क्या बोला है, मास दिया हुआ है कितना, 10 kg। वेट हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। वेट कहां पर, तो अर्थ पर। यहां पर लिख देना आप, वेट कहां पर, अर्थ पर। अर्थ का ग्रेविटेशन मतलब अर्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, तो हमें पता है, we know that weight on earth is equal to, weight on earth is equal to क्या होता है, mass into acceleration। mass हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर मैं स्मॉल m लिखूंगा, m into क्या होता है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू क्या है, 9.8, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब g। तो इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या दी है, 10 kg, तो 10 मल्टीप्लाई ग्रेविटी कितना है, ग्रेविटी दिया हुआ है 9.8, हमारी अर्थ पर ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो वेट है वो कितना आ जाएगा, 98 kg।
कितना आ जाएगा यहाँ पर 98 kg आ जाएगा आपका वेट, सॉरी आपका वेट यहाँ पर कितना आ जाएगा 98 न्यूटन, ठीक है 98 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो यूनिट होगी वेट की वो क्या होगी यहाँ पर न्यूटन, तो हमारा वेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 98 न्यूटन। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया था, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें मास दिया हुआ था किसी ऑब्जेक्ट का जो कि था 10 kg। सेकंड हमें वेट निकालना था, अर्थ पर कितना होता है वेट, तो वेट ऑफ और वेट ऑन अर्थ अगर हम निकालेंगे तो मास इनटू ग्रेविटी, मास हमारे पास था 10 kg तो 10 kg रख दिया मल्टीप्लाई ग्रेविटी, ग्रेविटी कितनी होती है अर्थ पर 9.8 होती है, गुरुत्वाकर्षण कितना होता है अर्थ पर, गुरुत्वाकर्षण वो होता है 9.8, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 98 न्यूटन, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से अगला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पर अगर किसी ऑब्जेक्ट का भार निकाला गया है तो वो कितना आया है 10 न्यूटन आया है। व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून, मतलब हम मून की सरफेस पर मतलब चांद पर अगर पहुंच जाते हैं तो कितना उसका वेट आएगा ये हमें निकालना है। तो देखो इसके लिए हमें पता होना चाहिए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इनटू वेट ऑन अर्थ, मतलब ये एक रिलेशन है जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है, वेट ऑन मून इज इक्वल टू होता है 1/6 मल्टीप्लाई वेट ऑन अर्थ। अर्थ में जो वेट है उसको आप 6 से डिवाइड कर दोगे तो आपका मून का वेट आ जाएगा, मून पर गए, जैसे अगर मैं अपना मानता हूं मेरा वेट अर्थ पर कितना है 60 kg, कितना है 60 kg, 60 मल्टीप्लाई 1/6 इज इक्वल टू मून पर आ जाएगा वेट ऑन मून, तो 6 और ये मतलब मैं अगर मून पर जाऊंगा चंद्रमा पर जाऊंगा तो मेरा वेट कितना आएगा वहां पर 10 किलो आएगा, ऐसा समझ में। तो आप अपना भी वेट इससे कैलकुलेट कर सकते हो कि सिंपली अर्थ पर अगर किसी का वेट 30 kg है 30 kg तो 1/6 मल्टीप्लाई 30, 6 5 जा 30, आपका जो मून पर वेट आएगा वो कितना आएगा 5 kg आएगा, ऐसा में। इसी तरीके से आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब देखो हमें यहाँ पर पता चल गया एक रिलेशन कि आपका जो मून पर वेट होता है वो 1/6 मल्टीप्लाई वेट ऑन अर्थ, हिंदी में लिख देते हैं चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 मल्टीप्लाई पृथ्वी पर भार, पृथ्वी पर भार, ठीक है। जो भी आपका भार पृथ्वी पर है और जो भी आपका भार चंद्रमा पर है तो 1/6 गुना होता है किसके, पृथ्वी पर भार के। तो अभी उसने क्या बोला है कि जिसका एक इंसान है उसका अर्थ पर कितना है भार, उसका अर्थ पर भार है 10 न्यूटन, ठीक है। कितना भार है अर्थ पर 10 न्यूटन, तो यहाँ पर पृथ्वी के भार की जगह हम क्या रख देंगे 10 न्यूटन, 10/6 हो जाएगा, 10/6 कैंसिल कर दो तो 6 और 10 को हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1.67 न्यूटन, 1.67 न्यूटन, ये आ जाएगा यहाँ पर आंसर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। अब यहाँ पर दूसरा न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया चंद्रमा पर जो इसका 2 मिनट, हाँ चंद्रमा पर जो इसका वो दिया था वजन निकालने के लिए बोला था तो हमने निकाला है कितना आया है 1.67 न्यूटन आया है, ठीक है, वेट ऑन मून। कब, जब उसका वेट अर्थ पर होगा 10 न्यूटन। अब अगले टॉपिक्स की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है। तो पहले मैं आपको कल के लिए कुछ होमवर्क दे देता हूँ, उसके बाद हम इन टॉपिक्स की तरफ अगले लेक्चर में बढ़ेंगे। कल के लिए जो होमवर्क है, वैसे भी वीडियो लंबा हो गया तो कल के लिए होमवर्क लिख लो पहले। किसी वस्तु पर चंद्रमा का भार, यहाँ पर ये जो टॉपिक दिया हुआ है 10.4.1 आपको वो वाला टॉपिक करना है, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन दी हुई है तो वो वाली कैलकुलेशन आपको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन को लिख देता हूँ। ये टॉपिक बचा हुआ है, ये भी हम कर ही लेते हैं।
तो देखो यहाँ पर क्या बोला है उसने कि देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो वेट होगा, वेट इज इक्वल टू क्या होता है जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारा फोर्स की वैल्यू होती है, फोर्स इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो उसी तरीके से फोर्स यहाँ पर क्या होगा, वेट होगा, क्योंकि वेट को ही हम यहाँ पर मेजर करने वाले हैं। तो वेट इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब अगर हमें मून का निकालना है तो यही वेट किसका आ जाएगा, मून पर इज इक्वल टू ग्रेविटी कितनी एक्ट कर रही है मून पर, ठीक है, मल्टीप्लाई, सॉरी ग्रेविटी तो कांस्टेंट है, ग्रेविटी कहां से एक्ट करगी, मास ऑफ मून मल्टीप्लाई मास, यहां पर m में लिख रहा हूं लेकिन मैं इसको मून लिख देता हूं, मून, ठीक है, इसको मैं मून लिख देता हूं, मास ऑफ मून मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां पर क्या हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ मून टू दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला हो जाएगा फॉर मून। अब कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, जैसे द्रव्यमान। देखो अगर हम द्रव्यमान और त्रिज्या की बात करते हैं, रेडियस और मास की बात करते हैं, तो इन दोनों के अलग अलग वैल्यूज होती है। ठीक है, आप मास अगर निकालने जाओगे तो जो चंद्रमा का मास होता है, मास ऑफ मून होता है, मास ऑफ मून वो होता है 7.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। ठीक है, मास ऑफ मून क्या होगा वहां पर 7.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। इसके बाद अगर आप रेडियस देखोगे, उसकी जो भी वहां पर डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस जो होती है वो होती है आर मून इज इक्वल टू 1.7 into 10 की पावर 6 आई थिंक, हाँ 1.74 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटीज आपको दी जाएंगी, बाकी आपको क्या निकालना है, वेट ऑन मून निकालना है। तो आप इसको अरेंज किस तरीके से करोगे, अरेंज करोगे तो W इज इक्वल टू G, तो ऐसा कैसे ये मल्टीप्लाई ये वैल्यू, तो 7.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 मल्टीप्लाई m अपॉन में क्या हो जाएगा, रेडियस की अगर हम बात करेंगे तो 1.74 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सिंपली आपको सॉल्व किसको करना है, तो इन दोनों चीजों को आपको सॉल्व करना है। W इज इक्वल टू 7.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 अपॉन में 1.74 मल्टीप्लाई 1.74 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 टू क्या हो जाएगी 12, और इसके मल्टीप्लाई में कर देना G into M। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपका क्या है, होमवर्क। आया समझ में? तो ये वाला सॉल्व करना है सिंपली। अगला जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है। अब देखो इसको सॉल्व करने के पीछे थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बता देता हूँ कि कंसेप्ट इसमें लगने क्या वाला है। तो वेट हमें निकालना है, वेट किस पर निकालना है, मून पर। ठीक है, तो मून पर जो हमें वेट निकालना है 7.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, और नीचे 1.74 और 1.74 दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पॉइंट्स को सॉल्व करोगे। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, सबसे पहले आप पॉइंट्स को सॉल्व करोगे। 7.36 है तो ऊपर से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो लगेंगे, नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट एक बार है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट एक बार है, तो नीचे से जब आप दोनों पॉइंट्स को हटाओगे तो ऊपर कितने लगेंगे, 4 जीरोज लगेंगे। ठीक है, मतलब कि इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी 7.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 जीरो और बढ़ गए, मतलब 22 + 4 26 हो जाएगी। और उसके नीचे आओगे तो यहाँ पर 2 जीरोज बढ़े हुए हैं, तो 2 जीरोज बढ़े हुए हैं, तो हाँ 174 मल्टीप्लाई 174 मल्टीप्लाई 10 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 14। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या होंगे, चेंजेस आएंगे। तो इसको आपको सॉल्व करना है और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको सेंड करना है इसका जो भी आंसर आता है। बुक में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, अगर आपको कहीं पर थोड़ी बहुत अगर आप अटक भी रहे हो तो बुक में आप इसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से नहीं करनी है, वो आपको खुद से करनी है। ठीक है, ये याद रखना कि आपको कैलकुलेटर की हेल्प यहाँ पर नहीं लेनी है। तो हम आज के लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में देखेंगे प्रणोद और दाब क्या होता है
मतलब थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है, तो इनके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू।